नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दिल में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर, जहां छिपा एक बेहद खूबसूरत झरना पांडा फॉल्स। यहां पहुंचते ही घनी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ी घाटियों की ठंडी हवा महसूस होगी। यह झरना करीब 30 मीटर ऊंचाई से गिरता है, नीचे दिल के आकार का तालाब बनाता है, जो वाकई देखने लायक है। आप देख सकते हैं हरियाली चारों साइड, कितनी ज़्यादा हरियाली है। बारिश का मौसम है ये, और ये टाइगर एरिया में आता है। अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा तो हमें टाइगर्स दिख सकते हैं दोनों साइड। और ये रोड तो ऐसे टूटा हुआ है, पर ठीक है, हम गाड़ी से जा रहे हैं। ये लोग ट्रैक भी करते हैं, क्योंकि गाड़ी ले जाने का कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है, शायद 200 रुपये। देख सकते हैं कितनी हरियाली है। बेस्ट टाइम विज़िट करने का अगस्त टू सितंबर अक्टूबर है, क्योंकि बारिश के कारण बहुत अच्छी हरियाली रहती है। बाद में भी आ सकते हैं, पर थोड़ा रूखा सूखा रहेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शहर से लगभग 12 किलोमीटर की ड्राइव लेनी होगी, और खजुराहो से करीब 35 किलोमीटर। गाड़ी से आ सकते हैं आप, प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं, और फैसिलिटीज़ हैं। अब आप देख सकते हैं झरना को, झरना कितना सुंदर है, और बहुत पिक्चर्स है। देखिए पानी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग सही टाइम पे आए। एक छिपा हुआ है जेम बोल सकते हैं आप। लगेगा नहीं कि लगेगा आपको गोवा का झरना ही है। एंड देन देखिए, अब हम अपना डिसेंट स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये झरना, बताइए हमें। देखिए हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। कितना हरियाली आप देख सकते हैं। करीब यहाँ पे 250 सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आपको नीचे तक जाना है तो थोड़ा बहुत फिट रहना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं झरने का वो नदी जो उधर से आ रहा है। ये बारिश में हुए पानी की छोटी छोटी नदी नालों से बना हुआ झरना है। ये एक्चुअली जो जानवर होते हैं उनको पानी पिलाने से बनाया। हम देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ये देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, और हम कोशिश करेंगे हम वहाँ चले जाएं। ऐसे तो मना है, देखिए कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर है। और देखिए हमारे मित्र यहाँ भी पहुँच गए। ऐसे तो ये प्रतिबंधित, देखिए कितना सुंदर लगता है ऊपर से ये झरना। अब आगे का कार्य हमारे गाइड इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इस प्लेस का जो नेम है वो है पांडा फॉल्स, और मैंने इस प्लेस देखा यहीं फॉरेस्ट में, पूरा फॉरेस्ट पन्ना टाइगर रिजर्व का होता है। और जो टाइगर रिजर्व होते हैं इसमें विजिट करने के लिए 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोर जोन और दूसरा होता है बफर जोन। तो अभी अपन लोग टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में होते हैं, और कोर एरिया का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट और एनिमल्स का एरिया। इसकी वजह से फिर इस प्लेस में वाइल्ड एनिमल्स का भी मूवमेंट होता है। जैसे बोल सकते हैं टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ डियर, हाइना वगैरह, ये सारे इस प्लेस में मूवमेंट करते हैं। और जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है करीब 576 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। और जो पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व है पूरा विंध्याचल माउंटेन में बसा हुआ है। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंग है ना, पूरा उसी में बसा हुआ है। और इस प्लेस में 2 वाटरफॉल्स बनते हैं। सबसे वाला वाटरफॉल ये होता है जो कि रनिंग वाटरफॉल होता है, हाईवे की उस साइड से फ्लो करके आता है। और इसकी जो टोटल हाइट होती है वो लगभग 25 मीटर होती है, और इसका पानी नीचे इस पाउंड में मिलता है। आप यहाँ से देखेंगे तो इस पाउंड का जो लुक है कुछ आपके यहाँ से हार्ट के शेप में दिखाई पड़ेगी।
और इस टाउन की जो पॉइंट में दी होती है अंडर वाटर छोटी बट टाइम होती है और बारिश टाइम में बहुत वाटर फ्लो होता है, जिसकी वजह से टाउन का पानी सामने जो आप छोटा सा ब्रिज देख रहे हैं उस ब्रिज को क्रॉस करके इसका पानी केंद्र के लिए फ्लो कर जाता है। और केंद्र का यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और केंद्र का जो ओल्ड नेम था उसको कर्णावती रिवर के नाम से जानते थे और इसे एमपी की सबसे क्लीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इस प्लेस का जो इतिहास है वो पांडवों से रिलेटिव है। ऐसी धार्मिक मानता है कि जब पांडवों के एक समय 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो तब उन्होंने अज्ञातवास की स्टार्टिंग का कुछ समय इस प्लेस इस जगह में रह के बिताया हुआ था। और इसके बाद ही फिर वो राजा ब्राट के यहाँ पे गए थे। ब्राटनगर जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बाकी का जो अज्ञातवास था उन्होंने उन पर बेचैन करके बिताया हुआ था। इस वजह से लोग इस प्लेस को पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर नीचे जो केव मतलब गुफाएं बनी हुई है वो कुछ राजाओं के द्वारा हंटिंग प्लेस के रूप में 16वीं सेंचुरी में बनाई हुई थी। और कुछ नेचुरल केव भी है जिनको देखने के लिए अभी अपन को यहाँ से 294 स्टेप्स डाउन करना है। और इसके बाद केव के पास अपन को सेकंड वाटरफॉल मिलेगा जो कि ग्राउंड वाटर निकलता है स्प्रिंग वाटर के रूप में, जो कि साल की 365 डे सेम स्पीड में आता है। उसके ऊपर वाला आप एरिया देख रहे होंगे पूरा ड्राई एरिया दिख रहा है। बट जैसे अपन नीचे डाउन करेंगे तो फिर वहाँ रॉक्स के बीच से अपन को ग्राउंड वाटर निकलता हुआ दिखेगा। उसके आने का एक साइंटिफिक रीजन माना जाता है। वहाँ पर अपन लोग जो रॉक्स देखते हैं वो सारी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होते हैं। और लेयर्स के साथ साथ ही अंदर साइड में छोटे छोटे होल होते हैं जो बारिश के टाइम में पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर वो उसी पानी को धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करते हैं। इस वजह से फिर वाटर कंटिन्यू आता है और उस वाटर को लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसे मेडिसिनल माना जाता है क्योंकि वो रूट के साथ मिलकर आता है। इस वजह से लोग उस पानी को पीते भी हैं। कहाँ से आएंगे? मैं ऐसे हूँ तो बिहार से, पर रहता बेंगलोर में। देख रहे हैं रॉक्स को स्लेट स्टोन के नाम से जानते हैं। जो बच्चों के लिए स्लेट एंड ब्लैकबोर्ड वगैरह बनते हैं वो सारी इन्हीं स्टोन के द्वारा बनाए जाते हैं। और एक स्टोन लेस पर लेस सकते हैं और इसमें एक कितने करीब 100 लेयर्स देखने को मिलती है जो वाटर को क्लीन करने का वर्क करते हैं। और जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो उनकी लेयर्स को देखकर कार्बन डेटिंग के द्वारा माउंटेन पहाड़ों की हिल्स को मालूम भी करते हैं। आप सामने जो ट्री देख रहे हैं इस ट्री का नेम होता है इंडियन घोस्ट ट्री एंड घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से आते हैं। इसको घोस्ट ट्री बोलते हैं क्योंकि जब इसमें नाइट में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो फिर ये रेडियम की वजह से रिफ्लेक्ट करता है, चमकता हुआ दिखता है। और इस ट्री की खासियत होती है कि 1 ईयर में 3 बार कलर चेंज करता है। वाइट है, ब्राउन एंड ग्रीन कलर में दिखता है। और इसे लोग गम ट्री भी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद गुण के लड्डू खाए होंगे या जो मिठाई वगैरह में गुण डालते हैं वो इसी से निकालते हैं। जब इसकी बार्क पर लोग कट लगाते हैं तब इससे गम निकलता है। इस वजह से फिर लोकल के लोग इस ट्री को गम ट्री भी बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम होता है स्टर्जिया यूरेंस बोलते हैं। इनमें करीब 80+ टाइगर हैं जिनमें सभी टाइगरों का एक अपना अपना टेरिटरी होता है। ये जो एरिया है ये भी एक मेल टाइगर का ही टेरिटरी होता है। तो कभी कभार वो अपना एरिया सर्च करने के लिए इस प्लेस से साइड मूवमेंट करता है तो जो टूरिस्ट रहते हैं उनको स्पॉट भी होता है। लेकिन जैसे कोई बिग एनिमल्स मूवमेंट करता है, बोल सकते हैं टाइगर एंड लेपर्ड, तो उसके मूवमेंट करने से पहले जो नेचर्स कॉल होते हैं, अलर्ट कॉल होते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा उसके बारे में। नेचर्स कॉल में बोल सकते हैं जो सामर डियर, स्पॉटेड डियर, पीकॉक एंड लंगूर वगैरह होते हैं वो आवाज़ करते हैं। तो उस आवाज़ से हम लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई एनिमल्स का मूवमेंट है तो आप लोग को इस प्लेस से सेव करके बाहर निकाल दिया जाता है। और इस एरिया के 3-4 किलोमीटर आगे से बफर एरिया स्टार्ट होता है जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट में भी सफारी होती है। अभी बंद है सफारी? सफारी बंद है बट बफर एरिया में चालू है, कोर एरिया में बंद कर दी जाती है क्योंकि इस टाइम एनिमल्स की मीटिंग या ब्रीडिंग का टाइम रहता है। जी। और रास्ते भी कुछ खराब रहते हैं तो इस वजह से सफारी कोर एरिया की बंद कर देते हैं। बट बफर एरिया में सफारी होती रहती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट सफारी होती है। नाइट में जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जैसे लेपर्ड, स्लॉथ डियर, हाइना, इंडियन शिविट, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो पन्ना का बफर एरिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर करीब का रहता है। ये किस टाइगर का एरिया है? ये एक कन्हैया नाम की टाइगर का टेरिटरी होता है। उसका नाम कन्हैया इस वजह से पड़ा, उसकी जो राइट आई है वो थोड़ी सी डिफेक्ट है, इस वजह से उसका नाम कन्हैया पड़ा हुआ है। पहले 2009 में जब बांधवगढ़ कान्हा से टाइगर लाई गई थी तब उसमें GPS
धक्का सिस्टम लगा होता था, कॉलर पहनाते थे और उसके पीछे 4 से 6 लोगों की एक टीम चलती थी गाड़ी के साथ में, जो उसको हमेशा ट्रैक करते रहते थे। लेकिन अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सरकार के पास उतना बजट नहीं है, तो इसकी वजह से GPS वगैरह बंद कर दिया। अभी सिर्फ नेचर्स कॉल पे हम लोग को मालूम तो पड़ता है। कोचिंग तो नहीं होता ना? अभी नहीं होता है कोचिंग, अभी बहुत ज़्यादा नियम कानून होने लगे हैं। टूरिज्म एरिया रखते हैं तो वो अभी नॉन टूरिज्म एरिया में कभी कभार ही साइडिंग होती है उसमें। लास्ट पन्ना में अभी 13 टाइगरों पे एक साथ साइडिंग का रिकॉर्ड हुआ है। कहाँ पर? पन्ना नेशनल पार्क में मॉर्निंग टाइम में लास्ट 13 टाइगरों का साइडिंग एक का एरिया record में? है। हाँ, एक दिन में और एक सफारी में। अच्छा, एक ही सफारी tourist में। ने मतलब 13 मेरा कहने का ये मतलब था कि लड़ाई नहीं करते आपस में खड़ते खड़े होते? नहीं, जैसे अगर वो एक दूसरे के टेरिटरी में जाते हैं तब झगड़ते भी हैं, और जो कोई उस फाइट में जीतता है वो उसका टेरिटरी बना लेते हैं। ज़्यादा डेवलप नहीं था, अभी 2 साल से कोविड-19 के बाद ही था। यहाँ ड्रोन फोटोग्राफी अलाउड है? जैसे ड्रोन फोटोग्राफी, पिक्चर या प्री वेडिंग शूटिंग अलाउ नहीं है, उसके लिए आपको अलाउ है, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। चार्जेस होता है? हाँ, उसका चार्जेस 8,000 रहता है। और हमारे जो फील्ड डायरेक्टर है ना, वो देते हैं उसकी परमिशन। अभी प्रेजेंट टाइम में फील्ड डायरेक्टर अंजना तिर्की मैम है। यहाँ इसको एक रेप्टाइल्स पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो रिपटने वाले जो होते हैं, जैसे इंडियन करेट, स्नेक, रसल वाइपर, सर्स्केल वाइपर, वो भी इस टाइगर रिजर्व में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के जो जहरीले सांप होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे किंग कोबरा हो गया, रसल वाइपर, सर्स्केल वाइपर, इंडियन करेट। जो रसल वाइपर और सर्स्केल वाइपर होते हैं इसमें ह्यूमोटॉक्सिन जहर होता है, और जो किंग कोबरा और इंडियन करेट होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। और जैसे अगर इंडियन करेट लोगों को काटता है तो उसको एक साइलेंट क्वर के नाम से भी जानती है, जैसे अपन को पता नहीं चलता, जैसे अपन को डेंगू काटता है ना, वैसे ही काट के वो वापस चला जाता है, और वो 1 मिनट में 3-4 बार भी काट सकता है। बहुत एग्रेसिव होता है। हाँ, बहुत एग्रेसिव होता है। किंग कोबरा यहाँ पे है अच्छे पॉपुलेशन में, क्योंकि किंग कोबरा ज़्यादातर साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। यहाँ पे भी दिखता है। हाँ, और शायद विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किंग कोबरा ही है। मतलब वो 10 फीट तक हो सकता है, 12 फीट। सबसे बड़ा जहरीला सांप वही होता है, किंग कोबरा। इसमें बहुत ज़्यादा हनीकॉम भी होता है, तो उसका एक फिर यहाँ पर एवरी नाइट क्लॉजर का मूवमेंट होता है, और जो बियर होता है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है, इस वजह से वो रात में ज़्यादा मूवमेंट करता है। और उसका जो बेस्ट फूड होता है ना, हनीकॉम सेट के छत्ते, उनको खाने के लिए सामने जो ट्री पर आप स्क्रैचेस देख रहे हैं, ये सारे बियर के नेल्स के स्क्रैच होते हैं। ऊपर इनमें जो हनी भी लगे हुए हैं और हनीकॉम लगे हुए हैं, उनको खाने के लिए बियर करते हैं पूरे साथ। और ये जो व्हाइट कलर के सारे ट्री हैं, सारे अर्जुन ट्री होते हैं। अर्जुन छाल साइन नाम भी सुना होगा आपने। इस ट्री के जो पार्क होते हैं उससे एक मेडिसिन मिलती है अर्जुना रेस्ट करके, जिसको उपयोग लोग हाथ में सोडापिस, कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और इंसेक्ट में हनी भी ही एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के लिए भोजन देता है, बाकी कोई भी इंसेक्ट भोजन नहीं देता है। और ये अपने पूरे जीवन काल में टोटल 1 से 2 ग्राम ही शहद बना पाते हैं, और अगर कोई भी चीज़ को ये काटते हैं तो उसके तुरंत बाद ही तुरंत ही मर जाते हैं। और तो इसमें 3 वैरायटी की हनी भी होती है, एक वर्कर मधुमक्खी होती है, और एक क्यून मधुमक्खी होती है, और एक मेल मधुमक्खी होती है। जो मेल रहता है उसका काम रहता है सिर्फ रानी मधुमक्खी के साथ मीटिंग करना। तो रानी मधुमक्खी जो होती है वो एक दिन में करीब 1500 से लेकर 2500 तक अंडे देती है। और जो वर्कर मधुमक्खी रहती है उसका काम यही रहता है कि सिर्फ सारे फूलों में से शहद इकट्ठा करना होता है। और इन सभी मधुमक्खियों में 2 पेट होते हैं, जिसमें एक में ये शहद रखती हैं और दूसरे में अपना खाना रखती हैं। और ये इस प्लेस का सेकेंड एंड नेचुरल वाटरफॉल होता है। इसके ऊपर एरिया होता है पूरा ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता है, इसके ऊपर वाटर का कोई भी सोर्स नहीं है, ना ही कोई वाटर बॉडी है, लेकिन फिर भी इस वाटर के आने का एक साइंटिफिक रीजन माना जाता है। आप ऊपर साइड में
आप ऊपर साइड में जो रॉक्स देख रहे हैं वो सारी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होते हैं, और लेयर्स के साथ साथ ही अंदर साइड में छोटे छोटे होल होते हैं जो बारिश के टाइम में पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर वो उसी पानी को धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करते हैं। इस वजह से फिर ये वाटर कंटिन्यू आता है, साल के 365 डे सेमी स्पीड में आता है। और इस वाटर को लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे मेडिसिनल माना जाता है, क्योंकि रूट के साथ मिलकर आता है। इस वजह से लोग इस पानी को पीते भी हैं। और आप जो सामने कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसको राजाओं के द्वारा बनाया गया था। आप लोगों ने शायद कभी राजा छत्रसाल का नाम सुना होगा। ये जगह राजा छत्रसाल का फेवरेट हंटिंग प्लेस हुआ करता था। तो समर टाइम में एनिमल्स वगैरह इस प्लेस में पानी पीने के लिए आते थे, तो फिर राजा लोग इन्हीं प्लेस में से छुपकर हंटिंग किया करते थे, जिसको उन्होंने 16वीं सेंचुरी में लगभग आज से 400 वर्ष पहले हंटिंग के लिए बनाया था। और ये जो वाइट कलर का कंस्ट्रक्शन और ये जो डेवलपमेंट आप इस प्लेस में देख रहे हैं, इसको फॉरेस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था 1994 में। 1994 में एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में फिर इस सारे प्लेस को डेवलप किया गया था। और जहाँ पर आप ये पांडव गुफाएं लिखा देख रहे हैं, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो पांडव की नेचुरल केव्स थी। पहले जो पांडव की नेचुरल केव थी बहुत ज़्यादा बिग, मतलब बड़ी होती थी, लेकिन फॉरेस्ट के द्वारा उस केव्स को क्लोज कर दिया है, क्योंकि समर टाइम में ठंडक की वजह से उन केव्स में एनिमल्स रखते थे। तो उसकी वजह से जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे उनको दिक्कत भी होती थी, इसकी वजह से उसको क्लोज कर दिया। अभी उसकी चौड़ाई जो है लगभग 30 to 40 फीट करीब होती है। और ऊपर जो आप वाइट कलर की टेम्पल देख रहे हैं, वो पांचों पांडवों की छोटी छोटी टेम्पल बने हुए हैं, और उनके बगल में एक शिव जी का शिवलिंग भी स्थापित है, जो ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। पहले यहाँ से जाने के लिए रास्ता बना हुआ था, लेकिन स्लिपरी की वजह से ऊपर जाने के लिए भी बंद किया गया है। और आप जो सफ़ेद कलर का पूरा माउंट देख रहे हैं वाइट कलर का, पूरा लाइमस्टोन पत्थर होता है। तो इसकी वजह से फिर केव्स में लाइमस्टोन का एक फॉर्मेशन बनता है, जिसको स्टैलिक माइट बोलते हैं। वो भी यहाँ केव्स में वो मोमबत्ती जैसा लटकता है। हाँ, वो भी यहाँ केव्स में देखने को मिल जाते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल है, समझ के आना, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सांप नहीं रहता ना यहाँ? नहीं, एक पूरा माउंट लाइमस्टोन का है, तो ये फॉर्मेशन यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप करके बनना स्टार्ट होता है। ये जो ऊपर से फॉर्मेशन नीचे को बनता है, इसको स्टेलिक साइड बोलते हैं, और जो नीचे से बनते हैं उनको स्टेलिक माइट बोला जाता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, इनको जुड़ने में हजारों साल लगते हैं। और जब ये ज्वाइंट होते हैं तो उसको लोग पिलर या कॉलम बोलते हैं। और ये लाइमस्टोन और आइस के बनते हैं। जो आइस के होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, और ये परमानेंटली बन जाते हैं। ये ज़्यादातर जो कैल्शियम इसमें से डिपॉजिट होता है, तो कैल्शियम के डिपॉजिट होने की वजह से बनते हैं। इसमें शेर वेर नहीं आते ना? ये बहुत अच्छा जगह है रहने के लिए बारिश में। ये बारिश टाइम में पूरा एरिया भर जाता है, अंदर तक इसकी चौड़ाई लगभग 30 से 40 फीट करीब है। अभी तो मानसून टाइम ही है ना? हाँ, तो इसकी वजह से पूरा कचरा इसी में स्टोर हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये वाटरफॉल का? हाँ, पूरा भरा रहता है ना, पूरा कवर रहता है। पन्ना नेशनल पार्क में इंडिया के सबसे ज़्यादा जो बल्चर की स्पीसीज हैं, वो पन्ना रिजर्व में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर टोटल 7 स्पीसीज के बल्चर दिखते हैं, जिसमें से 4 माइग्रेटरी होते हैं और 3 यहीं पर रहते हैं, 3 रेसिडेंट रहते हैं। और ज़्यादातर वो हिमालय साइड से माइग्रेट करके आते हैं। और इसमें जो वर्ल्ड का सबसे तेज़ फ्लाई करने वाला बर्ड है, जिसको पेरेग्रीन फाल्कन बोलते हैं, वो भी इस टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। वो हंटिंग के टाइम पे 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है। वगैरह नहीं होती यहाँ पहले इस वाटर बॉडी में नहाने के लिए अलाउ था, बट इसमें 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। सतना के 2 लोग बॉयज़ जो थे वो इसमें मतलब मर चुके हैं, तो इसकी वजह से इसमें नहाने के लिए बंद कर दिया है। बाकी वैसे कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। ये जो बटरफ्लाई हो रही है, कॉमन जेली बेल बटरफ्लाई। कॉमन वैली जेली बेल।
आप ये एमपी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं लगभग हर जगह एक्सप्लोर कर चुका हूँ। कोई फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू है। इन्होंने इस प्लेस में 4 सितंबर 1929 की सीक्रेट मीटिंग इस प्लेस में अरेंज किया हुआ था। इस मीटिंग में बुंदेलखंड के 13 क्रांतिकारी भी शामिल हुए थे और उनकी मीटिंग का मूल उद्देश्य था यहाँ के लोकल्स को जागरूक करना था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि पहले अपने भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो यहाँ के आम लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने इस जगह पर मीटिंग लगाया हुआ था, इसलिए उनका स्टैचू यहाँ पे लगाया गया है ताकि आप लोग और आपको उनके बारे में मालूम पड़े। नमस्ते भैया।